गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम हिमांशु चौहान, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बूंदी। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका कोड है सिलेबस में MA201। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम बात करते हैं तो बात होती है कि जब कंपोनेंट पे डिफरेंट तरह के लोड, स्ट्रेसेस या टॉर्क या बेंडिंग जब हम लगाते हैं तो कंपोनेंट की स्ट्रेंथ जो होती है उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अगर हम बेसिकली पार्ट करें तो वो होते हैं स्टैटिक, डायनामिक और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टैटिक और जो डायनामिक जो दो पोर्शन हैं जनरली वो डील करते हैं रिजिड बॉडीज से। रिजिड बॉडीज मतलब कि जब किसी भी बॉडी या जो बॉडी है अगर उस पर अपन ने लोड लगाया, फोर्स लगाया, अगर उसके शेप में अगर जो चेंजेस होते हैं या लेंथ या कुछ भी उसके अगर चेंजेस में मेजरमेंट में अगर इफेक्ट आते हैं तो अगर हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं तो वो बॉडीज़ होती है रिजिड बॉडीज़। तो रिजिड बॉडीज़ पे जो भी लोड लगते हैं या भी कोई भी लोड वगैरह अदर स्ट्रेसेस आते हैं, अगर हम उनकी स्टडीज़ करते हैं तो वो स्टडीज़ और डायनेमिक में आती हैं। पर जनरली जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो हम उनको किसी भी तरह से रिजिड नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी उन पर लोड आते हैं तो उनकी लेंथ, डायमीटर, विड्थ वगैरह सब में चेंजेस आते हैं। इसलिए यदि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है सब्जेक्ट हमारा, उसमें हम डील करते हैं रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एंड देयर इंटरनल इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब जब कोई भी कंपोनेंट होता है तो उस पर अगर कोई लोड आता है तो उस लोड की वजह से उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रोपोर्शनली चेंजेस आते हैं। उस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेस आता है या कितना स्ट्रेन आता है उनकी स्टडीज़ करते हैं। जैसा कि मान लो अगर कोई लोड एक्चुअली लोडेड बार है, अगर हमने उस पर लोड लगाया तो कितना स्ट्रेन आता है या कितना स्ट्रेस आता है उसकी स्टडी आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। कोई शाफ्ट है, अगर उस पर टॉर्क लगाया गया तो उस टॉर्क की वजह से उस शाफ्ट में कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा उसकी स्टडी आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ऐसा ही थिक या थिन सिलेंडर्स, जो कि हमारे गोलाकार अगर सिलेंडर है या अगर उसको स्पेरिकल सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है, उनमें अगर हम कोई भी लिक्विड भरते हैं तो उस लिक्विड की वजह से इंटरनल प्रेशर से उसके जो शेप एंड साइज में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें कितना इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होता है, तो उन सब की स्टडी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्योंकि देखो अगर हम किसी बॉडीज़ को रिजिड मान तो सकते हैं, परंतु जनरली जो इंजीनियरिंग कंडीशन होती है कोई भी मटेरियल है तो वो परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता। लोड लगने पर उसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो जो पर्पज़ है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ने का वो ये कि हम जब कोई भी कंपोनेंट हमारा है उस पर अगर लोडिंग होती है तो हमें उसको मैक्सिमम इंटरनल इफ़ेक्ट से सेव करना है, हमें उसको फेलियर होने से बचाना है। और फेलियर होने से बचाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस लोड से उस कंपोनेंट में कितना मैक्सिमम इंटरनल इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी स्टडी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो चीज़ है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। जब भी किसी भी कंपोनेंट पर लोड लगाया जाता है तो अगर वो लोड उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है अगर उससे मैक्सिमम हो जाता है तो वो लोड फेल कर जाता है, तो वो कंपोनेंट फेल हो जाता है। तो हमें उस कंपोनेंट को बचाने के लिए उसको मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग रजिस्ट करना पड़ता है, ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का क्रैक या कोई भी माइन्यूट फ्रैक्चर जनरेट ना हो। क्योंकि अगर वो फ्रैक्चर जनरेट होगा तो हमारा वो कंपोनेंट आगे जाकर फेल कर जाएगा और हमारी कोई मशीन एलिमेंट है उसको एक फेलियर कर जाएगा, वो मशीन वर्क करने के लायक प्रॉपर कंडीशन में नहीं रहेगी। अब क्योंकि कोई भी एक अगर इंजीनियरिंग मटेरियल है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि हमारे सिलेबस में हमको कवर करनी है वो है इलास्टिसिटी एक कंपोनेंट की या कोई मटेरियल है उसकी वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा अगर हमने किसी कंपोनेंट पर लोड लगाया है, अगर हम उस लोड को एक लिमिट के बाद हटाते हैं तो वो कंपोनेंट दोबारा अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें लौट आएगा। मतलब इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच ए डिफॉर्म मटेरियल अंडर ए लोड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड विदाउट एनी रेजिड्यू। मतलब कोई भी अगर कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पर आपने एक लोड लगाया टेंसाइल लोड, तो टेंसाइल लोड मतलब खिंचाव लोड। अगर आप कंपोनेंट
पर टेंसाइल लोड लगाया है तो उसकी लेंथ में इलोंगेशन होगा, यानी उसकी लेंथ जो उसकी प्रारंभिक लेंथ थी उससे इंक्रीज़ कर जाएगी। मगर जब आपने उस लोड को हटाया है उस कंपोनेंट पे, तो वो डिफॉर्म्ड कंपोनेंट अगर पुनः अपनी दोबारा प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रारंभिक लेंथ पर लोड आता है तो वो उस मटेरियल या उस कंपोनेंट की इलास्टिसिटी होती है। बट इलास्टिसिटी भी एक लिमिट तक हो सकती है। अगर एक लिमिट के बाद भी हमने उस पर इंक्रीज़ किया लोड को तो वो प्लास्टिक्स जोन में चला जाएगा, मतलब प्लास्टिसिटी उस कंपोनेंट में आ जाएगी, वो उसको दोबारा रीगेन नहीं, प्रारंभिक जो अपनी शेप है उसको रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इलास्टिसिटी है, अगर आपने किसी कंपोनेंट पर लोड लगाया है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप से डिफॉर्म होगा, और अगर आपने उस लोड को हटा लिया है तो अगर वो पुनः अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में लौट आता है तो वो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। अब प्लास्टिसिटी, जब भी हम किसी कंपोनेंट पर एक अत्यधिक मात्रा का बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो अधिकतर जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो प्लास्टिक हो जाते हैं। प्लास्टिक हो जाने का मतलब प्लास्टिक हो गए इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मतलब अगर हम उस लोड को हटाते हैं तो वो कंपोनेंट दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। जो उसमें डिफॉर्म जनरेट हो गया है वो डिफॉर्म बना ही रहेगा। यानी अगर हमने किसी कंपोनेंट पर अत्यधिक टेंसाइल लोड लगा दिया है तो अगर उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है तो वो लेंथ इंक्रीज़ ही रहेगी। मान लो उसकी लेंथ पहले 2 मीटर थी, लोड लगाने के बाद 4 मीटर हो गई तो उसकी लेंथ 4 मीटर ही रहेगी, वो दोबारा 2 मीटर पर नहीं आ सकता। तो यह प्रॉपर्टी जो उस मटेरियल की है उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उसको हम अगर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो कोई भी अगर कंपोनेंट है तो हम उसको वायर में उसकी लेंथ इंक्रीज़ करके और उसका जो रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कर सकते हैं। मतलब डक्टिलिटी अगर को सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर किसी कंपोनेंट टेंसाइल लोड लगाकर हमें किसी भी कंपोनेंट को, जैसे अगर बार है उसको अगर हम वायर कर सकते हैं, मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर जिसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, प्रारंभिक जो हमने बार ली थी, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी मतलब एक तरह से उसको किसी भी कंपोनेंट को अगर हम वायर में या उसकी लेंथ में इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके, तो वो उस मटेरियल की होती है डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस को जनरली हिंदी में बोला जाता है भंगुरता। ब्रिटलनेस एकदम अपोजिट होता है डक्टिलिटी का। जहाँ डक्टिलिटी में हम उसको लेंथ इंक्रीज़ करके और डायमीटर उसका कम कर सकते थे बिना किसी फेलियर के, ब्रिटलनेस में होता क्या है, यदि हमने यह लेंथ इंक्रीज़ करने की कोशिश करी अगर उसको हमने वायर बनाने के अकॉर्डिंग, तो वो कंपोनेंट फेल कर जाएगा विदाउट एनी प्रायर साइन ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे कास्ट आयरन होते हैं, ग्लास या सेरेमिक, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ग्लास लिया तो अगर हमने ग्लास को टेंसाइल लोड लगाकर वायर में कन्वर्ट करना चाहा तो वो हो नहीं सकता, वो बिना किसी प्रायर इंडिकेशन के फेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट कास्ट आयरन के साथ होता है, तो इनकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, ये होते हैं ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस की अगर बात की जाती है तो कोई मटेरियल कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है वो उसकी टफनेस होती है सिंपल लैंग्वेज में। और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो टफनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन अब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, तो ये होता है टफनेस। और अगर हम हार्डनेस देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस होती है किसी मटेरियल की रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी सरफेस एब्रेजन इंटेंशन को, मतलब अगर किसी भी कोई हार्ड सरफेस है अगर उस पर स्क्रैच नहीं आता है तो वो ज़्यादा हार्ड है, तो स्क्रैच को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों अलग अलग बातें हैं। जब कोई भी कंपोनेंट लिया हमने, जैसे ये बार है एक तरह जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और जब हमने इस पर टेंसाइल लोड मतलब खिंचाव बल लगाया P लोड, तो जब इस लोड लगाने के कारण इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं उन पर एक तरह का डिफॉर्मेशन जनरेट होगा इस फोर्स के कारण। So when a load applied on a body, then internal stresses occur in that body because of molecular structure to resist the deformation। क्योंकि जब हम लोड लगाते हैं तो जो इंटरनल मॉलिक्यूल होते हैं कंपोनेंट के अंदर
वो अपनी ओरिजिनल अवस्था को परिवर्तन होने से रोकना चाहते हैं, जिस वजह से वो भी एक तरह का इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिससे कि कंपोनेंट में आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही एक तरह से स्ट्रेस होता है। तो अगर हम स्ट्रेस की जो डेफिनेशन या परिभाषा होती है उसको बोलें, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब आपने लोड लगाया, इस लोड के कारण जो कंपोनेंट है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसको हम अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो कहलाती है स्ट्रेस। अगर हम इसको न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो स्ट्रेस को हम बोलते हैं लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर हमने लोड लगाया है P कंपोनेंट पे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A है, तो इस लोड के कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है बॉडी के अंदर वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वो भी इसी लोड के अमाउंट के बराबर ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो स्ट्रेस हुआ अपना P अपॉन A, लोड अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जनरली जो इसको दर्शाने का तरीका है, मैथमेटिकल सिंबल है, वो है सिग्मा। इसको हम सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं और स्ट्रेस तो हम इसको बोलते ही हैं। जो अगर हम सेकेंडली में इसकी बात करें यूनिट की, मतलब मात्रक की, तो सिग्मा जो हमारा स्ट्रेस है उसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो एरिया है उसकी SI यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। इसको पूरी यूनिट को अगर हम एक साथ मिला के बोलते हैं पास्कल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पास्कल। तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्जन SI यूनिट में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने का तरीका। जो स्ट्रेस है उसकी अगर हम देखते हैं यूनिट 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस की मात्रा है 1 और उसके जो यूनिट है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम mm स्क्वायर में mm को मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 mm में है, 1 मीटर होता है 1000 mm के, 1 मीटर होता है 1000 mm के इक्विवेलेंट या बराबर। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं हम पास्कल। तो ये होगा 10⁻⁶ पास्कल, और जो 10⁻⁶ है इसको बोलते हैं हम मेगा। तो ये हो गया 1 मेगा पास्कल, मतलब 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है 1 मेगा पास्कल। अब हम देखते हैं स्ट्रेसेस के क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब स्ट्रेसेस के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो जनरली स्ट्रेसेस अगर हम देखें नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे, यदि हमने किसी भी कोई बीम है या कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट है, हमने इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसके परपेंडिकुलर, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, तो जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो स्ट्रेसेस होंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो पहले हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ये दोनों ही स्ट्रेसेस टाइप ऑफ लोड ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस मीन्स यदि हमने कोई भी कंपोनेंट है उस पर हमने टेंसाइल फोर्स या खिंचाव बल लगाया है, तो उस वजह से अगर जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उनको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस। यदि हमने कंप्रेसिव लोड लगाया है किसी भी कंपोनेंट पर, तो जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो होंगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ये दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब अगर हमने किसी कंपोनेंट पे मान लीजिए P लोड लगाया है जो कि एक टेंसाइल है, तो वो होगा टेंसाइल स्ट्रेसेस जो कि इसमें कंपोनेंट जनरेट होंगे। यदि हमने इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया है तो इसके जो अंदर जनरेट स्ट्रेसेस होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अगर हम जनरली बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस को लेते हैं पॉजिटिव
और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को लेते हैं नेगेटिव। यदि हमको दिए गए हैं 4 या 5 स्ट्रेसेस, अगर हमको पता लगाना है कौन सा स्ट्रेसेस वाला कौन सा है, यदि दिया है, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें बोला गया है हमको कि एक कंपोनेंट है उस पर लग रहा है 10 किलो न्यूटन, तो सिंपली भाषा में वो फोर्स है टेंसाइल फोर्स। तो इस फोर्स टेंसाइल की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो होंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस। उनको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, मतलब पॉजिटिव साइन के द्वारा डिनोट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन हमको बोला गया है -10 न्यूटन पर mm², तो अगर -10 बोला है तो वो उसकी यूनिट, जो उसकी मात्रा होगी स्ट्रेस की, वो होगी 10 न्यूटन पर mm², पर उसके जो कंडीशन या नेचर ऑफ स्ट्रेसेस होगा वो होगा कंप्रेसिव। उसकी जो अमाउंट वही रहेगा, यूनिट भी वही रहेगी, पर जो उसका नेचर है वो हो जाएगा कंप्रेसिव। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस पड़ता है। और अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। यदि हमने कोई भी सरफेस है उसके टेंजेंशियल या उसके सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा है, तो उस वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो होंगी शियर स्ट्रेसेस। नेक्स्ट अपन आता है टॉपिक स्ट्रेन। जब हम किसी भी कंपोनेंट पर अगर लोड लगाते हैं, उस लोड की वजह से उसकी लेंथ में परिवर्तन आता है, उसकी मोटाई में या उसकी चौड़ाई में परिवर्तन आता है, उसके डायमीटर में परिवर्तन आता है, तो जो हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिफॉर्म स्टेट ऑफ दैट मटेरियल या डिफॉर्म स्टेट ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ उस कंपोनेंट में, उस वजह से उसमें आती है स्ट्रेन, क्योंकि उसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ है, उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है कंपोनेंट की, उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेन कंडीशन ऑफ दैट मटेरियल या स्ट्रेन कंडीशन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो स्ट्रेस की जो अगर हम परिभाषा देना चाहें या डिफिनेशन दें तो बोला जाएगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए ये है प्रारंभिक अवस्था में जो कंपोनेंट है उस पर लोड लगा हुआ है, उसकी इनिशियल लेंथ है Li। जब उस पर लोड लगाते हैं हम P, यह है इनिशियल स्टेट। जब उस पर हमने लोड नहीं लगाया है, उसकी लेंथ है Li। जब उसी कंपोनेंट पे हमने लोड लगा दिया है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होकर बन गई है L फाइनल, मतलब पहले लेंथ थी इतनी, अब लेंथ हो गई है इतनी। तो ये जो अवस्था दिखा रहा है ये है डिफॉर्म्ड मटेरियल या डिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ दैट कंपोनेंट। तो इस जो डिफॉर्मेशन हुआ है इस वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेन होगा, जनरेट होगा। तो स्ट्रेन को अगर हम बोलें मैथमेटिकल फॉर्म में तो उसको सिंबल है एप्सिलॉन। स्ट्रेन को बोलते हैं एप्सिलॉन, स्ट्रेस का होता है सिग्मा। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ या इनिशियल लेंथ होता है स्ट्रेन। अब डिफॉर्मेशन कितना हुआ है हमारा, डिफॉर्मेशन पता करने के लिए जो हमारा अंतिम लेंथ थी लोड लगने के बाद और जो प्रारंभिक लेंथ थी लोड लगने के पहले, उन दोनों का अंतर ही होता है डिफॉर्मेशन। तो L फाइनल माइनस L इनिशियल हो गया डिफॉर्मेशन, और पर यूनिट इनिशियल लेंथ हो गई स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन की यूनिट होता है यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता, क्योंकि जो ऊपर है डिफॉर्मेशन वो भी एक तरह की लेंथ में डिफॉर्मेशन हुआ, लेंथ में डिफॉर्मेशन होने के बाद भी लेंथ ही रहेगी, तो उसका मात्रक मीटर ही होगा एक तरह से, और जो इनिशियल लेंथ है वो भी मीटर ही होगा। तो मीटर अपॉन मीटर होगा, एक तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो एक तरह से इनकी यूनिट लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, इनकी कोई यूनिट ही नहीं होती, इनको सिंपल एक प्योर क्वांटिटी ऑफ नंबर के रूप में दर्शाया जाता है।